तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं सेल टॉपिक को। इससे पहले हमने क्या किया था, तो बेसिक इंट्रोडक्शन को देखा था बायोलॉजी में, और उसमें बताया था कि बायोलॉजी की डिस्कवर कैसे हुई, अर्थात बायोलॉजी जो है ना वह पहला बार वर्ड कैसे बोला गया था, ठीक है, और किसने बोला। तो बायोलॉजी जो है पहला बार बोलने वाला व्यक्ति जो है वह लैमार्क और ट्रेविरांस था, ठीक है। 1801 में बोले थे, लैमार्क फ्रांस के थे और ट्रेविरांस जो है वह जर्मनी के थे। कोई दिक्कत। बायोलॉजी एक अलग ब्रांच हो जाती है साइंस का। साइंस क्या था, तो कल के क्लास में हमने करा दिया था कि साइंस होता है ऑर्गेनाइज नॉलेज, विज्ञान विशेष में विशेष जानकारी प्राप्त की जाती है, उसी को विज्ञान कहते हैं। कोई दिक्कत। सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किया गया प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि द नॉलेज विच वी गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस। और उसके बाद में साइंस का भी पार्ट था, फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, बायोलॉजी था, एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर होता है। तो यह एक अलग पार्ट बन जाती है। और कल के क्लास में हमने बायोलॉजी का पार्ट को देखा था कि बायोलॉजी के बारे में देखा था कि एक ब्रांच होता है जूलॉजी, दूसरा होता है बोटनी। और हमने एक गहरी बात बताई थी उसमें, ठीक है। एक बेसिक लेवल से लेकर के इंट्रोडक्शन को हमने क्या किया था, हाई लेवल तक कराने का काम किया था। कोई दिक्कत। तो आज जो है मेन टॉपिक स्टार्ट होती है आपका सेल। तो कंटेंट आप संभाल लीजिएगा, बाकी सब हम संभाल लेंगे। और ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। आपको भी पता है कि परीक्षा में पोथा पोथरी नहीं पूछता है। कोई दिक्कत। ऑब्जेक्टिव सवाल हो गई है, तो इसलिए ध्यान से समझिएगा। तो हेडिंग लगा लीजिए सेल। सेल मतलब होता है कोशिका, ठीक है। सेल का मतलब क्या होता है, कोशिका होता है। अब यह कोशिका है क्या, तो कोशिका कहने का मतलब होता है कि किसी भी जीव का संरचनात्मक तथा यह क्रियात्मक इकाई होती है। इकाई बोले तो यूनिट, उसी को सेल कहा जाता है। सेल क्या होता है, इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोई दिक्कत। तो लिख दो यह क्या है, सेल जो है ना, तो सेल जो है आपका संरचनात्मक 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 एवं क्रियात्मक क्या होता है, क्रियात्मक इकाई होते हैं, ठीक है। सेल क्या है, तो सेल बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। इसका डिस्कवर किसने किया था, तो डिस्कवर का मतलब होता है खोज। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किए थे, इसका खोज किए थे। रॉबर्ट हुक क्या किया था, खोज किया था। और कब किया था, तो 1665 में इन्होंने क्या किया था, सेल का पता लगाया था। कहां से सेल का पता लगाया था, तो कॉर्क ब्रिज से सेल का पता लगाया था। जो कैसा सेल था, मरा हुआ सेल था। तो 1665 के बगल में लिख दे मृत। मृत बोले तो यह जीवित कोशिका नहीं थी, अर्थात यह जो है मरा हुआ सेल था। और उसके बाद में जिंदा सेल का पता किसने लगाया, तो जिंदा सेल का पता जो है वह डिस्कवर किया था कौन, जिंदा सेल डिस्कवर लिख दे। जिंदा बोले तो बोलो लिविंग सेल। लिविंग सेल मतलब जिंदा सेल। कोई दिक्कत। तो डिस्कवर लिख दो, डिस्कवर ऑफ जीवित सेल। जीवित सेल लिविंग सेल लिखता हूं, लिविंग सेल किसने किया था, तो एंटोनिक वान लीवेनहॉक जो थे। नाम थोड़ा सा अच्छा से पढ़िएगा, एंटोनिक वान लीवेनहॉक। इसके जस्ट 9 साल बाद, 9 साल मतलब 9 ईयर्स बाद जो है ना वह क्या किए थे, तालाब से यह खोज किए थे। कोई दिक्कत। तो एंटोनिक लिवेन हॉक, ठीक है। एंटोनिक लिवेन हॉक कब किए थे, तो 1674 में किया था। कहां से किया था, तो यह जो है ना आपका तालाब से किया था। उसके बाद में सेल जो है ना वह कहां से आया हुआ वर्ड है, तो सेल जो है ना इसको लैटिन भाषा में क्रेयन बोला जाता है। लैटिन वर्ड क्या होता है, लैटिन वर्ड जो है ना, लैटिन वर्ड ऑफ सेल, सेल का लैटिन वर्ड क्या होता है, क्राइन होता है, KRYON, क्राइन। कोई दिक्कत। यह होता है आपका सेल का लैटिन वर्ड। उसके बाद में सेल का एक्चुअल मीनिंग बताए, तो सेल का एक्चुअल मीनिंग होता है आपका, बायोलॉजिकल नेम बोला जाए तो साइटो होता है। कोई दिक्कत। तो बायोलॉजिकल नेम देखा जाए इसका, तो बायोलॉजिकल नेम जो है ना सेल का वह होता है साइटो। इसीलिए इसका अध्ययन को क्या कहा जाता है, स्टडी को साइटोलॉजी कहा जाता है। ध्यान से समझते चलो। तो जहां जहां साइटो आ जाएगा तो समझ जाइएगा कि यह सेल की बात हो रही है। तो सेल का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। कोशिका विज्ञान कहलाती है। कोई दिक्कत। उसके बाद में अब इसके अंदर की बात को देखेंगे कि सेल जब डिस्कवर हुआ, तो सुनो, सेल जब डिस्कवर हुआ तो यह 2 तरह से डिस्कवर हुई थी।
पहला जब डिस्कवर किए थे रॉबर्ट हुक ना, तो उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट था, और जब बाद में सेल देखा गया तो उसमें न्यूक्लियस थी। अब सवाल उठता है कि न्यूक्लियस होता क्या है, तो न्यूक्लियस बोला जाए तो ब्रेन कंट्रोलिंग ऑफ सेल होता है, अर्थात यह डिसाइड करता है कि किस सेल का डिवीजन होगा और किस सेल का डिवीजन नहीं होगा, इसीलिए इसको हम लोग हेड क्वार्टर ऑफ सेल बोलते हैं। कोई दिक्कत? तो ध्यान से समझते चलिए। तो जब सेल का डिस्कवर हुआ तो दो तरह के हमको सेल मिला, एक मिला प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक और दूसरा मिला था क्या, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मिला था, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कहने का मतलब होता है, प्रो मतलब होता है पहले, जो पहले सेल था उसमें क्या देखा गया, तो उसमें देखा गया कि न्यूक्लियस क्या थे, एब्सेंट थे। तो प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब होता है कि वैसा सेल जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होते हैं, उसी को प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। न्यूक्लियस बोला तो केंद्रक, केंद्रक क्या होता है, केंद्रक मतलब न्यूक्लियस, इसमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। एब्सेंट मतलब होता है अनुपस्थिति, ठीक है, उपस्थिति नहीं बोल रहे हैं, अनुपस्थिति बोल रहे हैं, मतलब कि नहीं होता है। कोई दिक्कत? इसका सेल वगैरह जो है ना पूछ देता है कि सेल वाल जो है ना इसका किसका बना होता है। कोई दिक्कत? इसका सेल वाल जो है वह किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा हुआ सवाल है। तो इसका सेल वाल जो है ना, सेल वाल बना होता है, ठीक है। सेल वाल बोले तो इसको क्या बोलेंगे, कोशिका झिल्ली। कोई दिक्कत? कोशिका झिल्ली। तो सेल वाल जो है ना वह किसका बना होता है, तो सेल वाल बना होता है इसका पेप्टिडोग्लाइकेन का, पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है, याद रखिएगा, पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। यह किसका, सेल वाल किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। कोई दिक्कत? इसमें बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कि वैसा सेल जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब होता है कि जिसमें न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उपस्थित होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। और इसमें कौन कौन आ जाता है, तो एनिमल भी आ जाते हैं और साथ में आपका प्लांट्स वगैरह भी आते हैं। कोई दिक्कत? तो एनिमल्स आ गए और प्लांट्स आ गए, ठीक है, एनिमल्स आ गए और प्लांट्स आ गए। तो एनिमल्स का जो है ना वह सेल वाल तो जनरली देखने को नहीं मिलती है, ठीक है, सेल वाल नहीं देखने को मिलती है, इसमें सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलता है। कोई दिक्कत? ध्यान से समझते चलो। इसके पास जो है ना वह सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली होता है, और इसके पास दोनों होता है, सेल वाल भी होता है, सेल वाल भी होता है और सेल मेम्ब्रेन भी होता है। कोई दिक्कत? सेल वाल भी होता है और सेल मेम्ब्रेन भी होता है। प्लांट का सेल वाल किसका बना होता है, तो प्लांट का सेल वाल जो है ना वह सेलुलोज का बना होता है, और नहीं तो हेमिकेलुलोज का बना होता है। खूब पूछा हुआ सवाल है कि जो नोट बनती है ना गांधी छाप, कोई दिक्कत? सुनो, गांधी जी का जो नोट बनता है ना, जिस पर गांधी जी का चित्र है, वह किसका बना होता है, तो वह बना होता है सेलुलोज का बना होता है। जो कपड़ा पहनते हैं ना वह किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। कोई दिक्कत? तो यह प्रोकैरियोटिक हो गया और यह यूकैरियोटिक हो गया। सेल के बाद अब इसका स्ट्रक्चर को देखते हैं कि सेल के बाहर के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, अंदर में क्या क्या होते हैं। तो एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में मिटा देता हूं। चलिए, आशा करते हैं कि ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। अब आगे देखते हैं सेल के बाद इसके अंदर की बात कि सेल क्या होता है। तो बताया हमने कि सेल का मतलब होता है कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होते हैं, उसी को सेल कहा जाता है। सेल का पहला बार डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट हुक किए थे। कोई दिक्कत? उसके बाद में जिंदा सेल किसने लगाया था पता, तो एंटोनिक वान लीवेनहॉक लगाए थे 1674 में, और 1665 में रॉबर्ट हुक लगाए थे सेल का पता कॉर्क ब्रिज से। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब इससे पहले देखो, अब समझाने वाली बात है कि सेल क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चरल होता है। जैसे कि समझाया जाए तो जब आप तुम दीवार बनाते हो, यह दीवार को देखो, तो दीवार यह ऐसे ही थोड़ी बन गया होगा। एक पहले ईंट लगाई गई होगी, ईंट लगाई होगी तो सेल हो गया, उसमें कई सारे ईंट लगाए गए होंगे तो टिश्यू बन जाएगा, उसके बाद में इसमें मसाला वगैरह लगाए गए होंगे, फिर ईंट जोड़ा गया होगा तो ऑर्गन बना होगा, फिर उसके बाद में इस पर क्या हो गया, प्लास्टर हो गई तो ऑर्गन सिस्टम बन गया, और इसमें हम लेकर के पुट्टी करवाएंगे, ठीक है, जल्दी। तो सुनो, यह क्या बन जाएगा, ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। कोई दिक्कत? तो ध्यान से समझिए बात को, सुनो। तो इसी तरह से आपका आता है इसमें भी सेल में, तो सेल और सेल, सुनो, सेल और सेल मिल करके क्या बनाएगा, तो सेल और सेल मिल करके टिश्यू बनाएगा, सेल और सेल मिल करके टिश्यू बनाएगा। कोशिका और कोशिका मिल करके ऊतक बनाता है। सेल का मतलब होता है कोशिका और टिश्यू का मतलब होता है ऊतक। कोई दिक्कत? बायोलॉजी को इंग्लिश में पढ़िए, आसान लगेगी।
तो सेल और सेल मिलकर के टिश्यू बनाएगा, और टिश्यू मिल जाएगा तो क्या बनेगा, तो टिश्यू और टिश्यू मिल करके ऑर्गन बनता है, ऑर्गन सिस्टम, तब ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन प्लस ऑर्गन मिलेगा तो क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गन सिस्टम मिलेगा तो ऑर्गेनिज्म बनेगा। कोई दिक्कत, ऑर्गेनिज्म बनेगा। समझ में आ रही है बात। तो इस तरह से यह प्रोसेस जो है ना वह चलता है। सेल सेल मिलकर के टिश्यू, टिश्यू टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बना दिया, ऑर्गन और ऑर्गन मिलकर के ऑर्गेनिक सिस्टम बना दिया, और तब जाकर के ऑर्गेनिज्म बना दिया। टिश्यू का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। जहां जहां हिस्टो आएगा ना वहां वहां आपका बात आ जाएगी किसका, टिश्यू का आ जाएगा। तो हम बार बार बोल रहे हैं कि यह बताते चलेंगे। कल के क्लास में हमने दिखा दिया था ना कि देखो जब ऐसा आएगा ना तो साथ में टॉपिक को क्या करेंगे, याद करा देंगे। ठीक है, एक बार रटने का प्रयास मत करिए। तो हिस्टोलॉजी कहलाता है ऊतक का अध्ययन। जब ऊतक कल के क्लास में कराएंगे ना तो दिखाएंगे। जैसे अभी सेल का अध्ययन दिखा है, साइटोलॉजी, साइटो वर्ड से सेल आया हुआ है जिसका बायोलॉजिकल नेम साइटो, और इसका अध्ययन करेंगे तो साइटोलॉजी कहलाएगा। अध्ययन करने वाला साइटोलॉजिस्ट होता है। कोई दिक्कत, जो सेल का अध्ययन करता है। चलिए अब सुनो इसमें बात। यह आपका सेल हो गया, और सेल में देखोगे तो यह जो है ना हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं। इसको जब माइक्रोस्कोप से देखोगे, माइक्रोस्कोप से, पहला बात कि सेल तो दिखता नहीं है। कुछ ऐसे सेल होते हैं जो क्या होते हैं, आपका दिखाई देते हैं, और कुछ ऐसे सेल है जो नहीं दिखते हैं। बड़ा सेल जो है शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। विश्व का या दुनिया का या धरती का, जो भी बोलना है बोलिए। धरती का सबसे बड़ा सेल किसका होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्टेज एग होते हैं। और छोटा सेल किसका होता है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्रिकामा। कोई दिक्कत। तो इसमें देखो यह सेल के बाहर की तरफ क्या निकला हुआ है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ है जिसे हम लोग बोलते हैं सिलिया, या नहीं तो फ्लाजिला बोला जाता है। ध्यान से समझते चलिए, इसको सिलिया बोला जाता है या फ्लाजिला बोला जाता है। जिससे करता क्या है यह, तो सिलिया और फ्लाजिला की मदद से यह मूवमेंट करने के लिए उत्तरदायी होता है। इससे क्या करता है, यह मूवमेंट करता है। तो सिलिया और फ्लाजिला से सेल क्या करता है, मूवमेंट करता है। इसमें सवाल पूछा हुआ है कि फ्लाजिला बड़ा होता है कि सिलिया बड़ा होता है। तो सुनो, इसमें वर्ड देखो और इसमें वर्ड देखो, सबसे ज्यादा किस में है, इसमें वर्ड ज्यादा है तो फ्लाजिला बड़ा हो जाएगा, और सिलिया जो है ना वह क्या हो जाएंगे, छोटा हो जाएंगे। कोई दिक्कत। तो फ्लाजिला जो है वह बड़ा होगा, और सिलिया जो है वह क्या होगा, छोटा होगा। उसके बाद में अब सुनो, यह तो सेल हो गई। अब सेल थ्योरी किसने दिया था, वो छोटा सेल बड़ा सेल भी पूछता है, खूब पूछता है। तब ना सेल के अंदर जाएंगे। पहले देखो बायोलॉजी पढ़ने का तरीका होता है कि आसपास को उसको क्वेश्चन को पकड़ लो कि क्या पूछ सकता है। जीके जीएस भी वही हाल है। कोई दिक्कत, यह भी तो उसी का ब्रांच है ना, जीके जीएस। अब सुनो, तो इसको पकड़ने का मेन तरीका क्या होता है कि जैसे क्वेश्चन पूछ दिया कि मान के चलो सिलिया बड़ा है कि फ्लाजिला बड़ा है, तो आप तो पढ़ करके बैठे हुए कि फ्लाजिला बड़ा है सिलिया छोटा है। अब इसके आसपास का अगला दिन हो सकता है कि पूछ दे कि यह मूवमेंट करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है, या तो सिलिया होगा नहीं तो फ्लाजिला होगा। कोई दिक्कत। तो इसीलिए आसपास की क्वेश्चन को क्या करो, लगा लो। चलिए अब देखेंगे इसमें क्या, सेल थ्योरी के बारे में देखेंगे। सेल थ्योरी, और सेल थ्योरी कहने का मतलब होता है ना कोशिका का थ्योरी। लिखना है जिसको लिखे हिंदी में कोशिका थ्योरी। कोई दिक्कत। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी किसने दिया था, तो सेल थ्योरी जो है ना वह आपका स्लाइडेन और स्वान करके थे साइंटिस्ट, जिन्होंने दिया था। अब आता है कि प्लांट सेल थ्योरी किसने दिया था और एनिमल सेल थ्योरी किसने दिया था। तो सेल थ्योरी दो तरह के था, एक था प्लांट सेल थ्योरी, प्लांट सेल थ्योरी, और दूसरा था आपका एनिमल सेल थ्योरी। एनिमल बोले तो जंतु, एनिमल सेल थ्योरी। कोई दिक्कत। प्लांट सेल थ्योरी और एनिमल सेल थ्योरी। प्लांट सेल थ्योरी किसने दिया था, तो प्लांट सेल थ्योरी जो है वह स्लाइडेन करके साइंटिस्ट था जिन्होंने दिया था। स्लाइडेन, याद करिएगा नाम, स्लाइडेन। और यह किसने दिया था, स्वान दिया था। यह 1838 में दिए थे और यह 1839 में दिया था। कोई दिक्कत। तो स्लाइडेन जो है वह प्लांट सेल के बारे में थ्योरी बताया, और एनिमल जो के सेल के थ्योरी के बारे में किसने बताया, तो यह स्वान ने बताया। उसके बाद में अब सेल डिवीजन थ्योरी किसने दिया, तो सेल डिवीजन थ्योरी जो है ना वह रडॉल्फ वॉर्चो करके एक साइंटिस्ट से 1855 में दिया। लिख दो सेल डिवीजन थ्योरी। और सेल डिवीजन कितने तरह से होता है से समझाता हूं। इससे पहले हम बड़ा सेल और छोटा सेल लिख दें। चलिए लिख देता हूं, नोट में बात डाल करके लिख लीजिए। बड़ा कोशिका, धरती का लिखे, धरती का बड़ा कोशिका, बड़ा कोशिका
किसका होता है? तो बड़ा कोशिका जो है वह शुतुरमुर्ग के अंडा का होता है। शुतुरमुर्ग के अंडा, शुतुरमुर्ग बोले तो ऑस्टेज, ऑस्टेज का एग होता है। कोई दिक्कत? ऑस्टेज एग, शुतुरमुर्ग के अंडा, सबसे बड़ा सेल होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। उसके बाद में सबसे छोटा सेल धरती का क्या होगा? छोटा सेल, छोटा सेल बोले तो कोशिका, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्रिकामा, माइक्रोप्लाज्मा प्लाज्मा गैलीसेप्रिकामा, गैलीसेप्रिकामा, खाली ऐसा लिख देता है सब माइकोप्लाज्मा, तो नहीं पूरा नाम लिखे माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्रिकामा। आधा नाम भी याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। माइकोप्लाज्मा इसका पूरा नाम होता है सबसे छोटा सेल माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्रिकामा। उसके बाद में अब सुनो, तीसरा बात लिख लीजिए, व्यक्ति में, मानव में बड़ा कोशिका किसका होता है? तो बड़ा कोशिका जो है ना वह होता है फीमेल के एग में होते हैं, और छोटा कोशिका जो है ना वह स्पर्म में होता है, और लंबा कोशिका न्यूरॉन होते हैं, ब्रेन सेल। कोई दिक्कत? नर्वस सिस्टम। ध्यान से समझिए बात को, कहां पर लिखे? ऊपर वाला मिटा दे, चलिए मिटा देता हूं ऊपर वाला। समझ में आ रही है बात? ध्यान से समझते चलो, कंटेंट को आप संभाल लीजिएगा, बाकी सब हम संभाल लेंगे। 1 घंटा के क्लास में कंटेंट का ढेर लगा देंगे। चलिए अब तीसरा यहां पर लिखता हूं, क्या लिखेंगे? तो मानव में सबसे बड़ा कोशिका, मानव में सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है? तो फीमेल का एग होता है, फीमेल ओवम, ओवम बोले तो क्या होगा? एग। कोई दिक्कत? फीमेल का अंडा, फीमेल एग क्या होता है? मानव में सबसे बड़ा कोशिका होता है। उसके बाद में सबसे छोटा, मानव में नर चाहे मादा जो भी हो जाए, तो मानव में सबसे बड़ा कोशिका तो फीमेल के ओवम में होता है, और छोटा कोशिका मानव में छोटा कोशिका किसका होता है? तो छोटा कोशिका जो है ना वह मेल का होता है। किस में? मेल के स्पर्म में होता है। मेल के क्या होता है? स्पर्म में होता है। कोई दिक्कत? स्पर्म में होता है, शुक्राणु में होता है, और इसको अंडाणु बोलते हैं। ओवम को अंडाणु कहा जाता है और स्पर्म को शुक्राणु कहा जाता है। जब अंडाणु और शुक्राणु मिल जाते हैं तो युग्मज बन जाता है, जाइगोट बनता है। हिंदी बड़ा टाइट हो जाएगा, ध्यान से समझिए बात को। मेल में क्या होता है? स्पर्म होता है। और लंबा सेल, लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन कौन सा होता है? न्यूरॉन सेल होता है, जो ब्रेन में होते हैं, न्यूरॉन सेल। अब न्यूरॉन सेल लट करके गए है कि सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो वह न्यूरॉन सेल है जो ब्रेन में होता है। अब अगला दिन सवाल पूछा ही नहीं, पूछ देगा कि निम्न में से किस सेल का डिवीजन नहीं होता है? न्यूरॉन सेल का डिवीजन नहीं होगा। अब सुनो बात को, यदि न्यूरॉन सेल का डिवीजन होने लगेगी तो ब्रेन सेल यदि डिवाइड करने लगेंगे तो इसके अंदर लाइसोसोम पाया जाता है। और लाइसोसोम जब अभी दिखा रहे हैं ना सेल में कि लाइसोसोम करेगा क्या? जो भी आपके वेस्ट मटेरियल एक थैली बना लेगा, और उस थैली में वेस्ट मटेरियल को जा करके कलेक्ट कर लेगा, और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम द्वारा कहेगा कि बाहर निकल। और जब बाहर निकालेगा ना तो ऐसा करता है ना कि आसपास के जो भी सेल होते हैं उसको भी मार देता है, और ब्रेन सेल डेड करने लगते हैं। ठीक है, ब्रेन सेल डेड करने लगते हैं तो ट्यूबर नामक बीमारी हो जाएगी। ठीक है, ब्रेन ट्यूमर की नामक बीमारी हो जाएगी, और ब्रेन ट्यूमर जब हो गया तो तुरंत चल जाओगे। समझ में आ रही है? इसीलिए ब्रेन का सेल में क्या होता है? डिवीजन नहीं होता। इसमें ग्लियल सेल होते हैं, न्यूरॉन सेल के साथ साथ ग्लियल सेल होते हैं, और ये सब सेल में डिवीजन नहीं होता। अभी जस्ट दिखा रहे हैं डिवीजन, सेल डिवीजन थ्योरी। तो सेल डिवीजन थ्योरी किसने दिया था? ध्यान से समझते चलो। सेल डिवीजन थ्योरी, सेल डिवीजन थ्योरी किसने दिया था? तो रडॉल्फ हर्शो करके साइंटिस्ट थे। खोज किसने किया या दिया? तो खोज जो है वह आपका किया रडॉल्फ हर्शो। रडॉल्फ हर्शो कब किए थे? 1855 में। इन्होंने क्या बोला? यह बंदा ने बोला कि प्री एक्साइटिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल। ठीक है, प्री एक्साइटिंग होता है, जो भी बोलिए, प्री एक्साइटिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल। इसका मतलब क्या हुआ? सुनो, प्री एक्साइटिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल कि जो भी सेल हमारे में क्या होते हैं? बॉडी में डिवाइड करते हैं, तो जो नई सेल बनता है ना वह कोई नई सेल नहीं है, उसी पुराने सेल के डिवीजन से जो बन गया और उसके स्थान पे आकर के बैठ गया, उसी को हम लोग बोलते हैं सेल डिवीजन। और आपको भी पता है अच्छा से कि हमारे बॉडी में
प्रत्येक दिन सेल लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में क्या होते हैं, बनते हैं। गिना तो नहीं जा सकता। कोई कहेगा कि आपका सेल कै बॉडी से बना हुआ, कितने सेल से आपका बॉडी बना हुआ है, ठीक है, आपका बॉडी जो है कितना सेल से बना हुआ है। तो कुछ जो है एक कोशिकीय होते हैं और कुछ बहुकोशिकीय होते हैं। यूनिसेलुलर होता है और एक मल्टी सेलुलर होता है। यूनिसेलुलर जो सिंगल सेल से बना होता है उसको यूनिसेलुलर बोलते हैं, और मल्टी सेलुलर होता है कि जो दो या दो से अधिक सेलों से बना है उसे मल्टी सेलुलर बोलते हैं। जैसे एनिमल और हम, तो हम में मल्टी सेलुलर है। अब सवाल उठता है कि आपके अंदर कितना सेल है, तो थोड़ी बताया जा सकता है, यह तो अनकाउंटेबल है, गिना ही नहीं जाएगा। कोई दिक्कत? सुनो, तो इन्होंने कहा कि जब सेल डिवीजन होती है, जब सेल डिवीजन नहीं होगा तो हम लोग बढ़ेंगे जी, जैसे हम लोग का कुछ होगा, दिक्कत वाली बात हो जाएगी। आप छोटा बच्चा जन्म लेते हैं और इतना बड़ा हो गए, सेल डिवीजन नहीं करेगा तो थोड़ी आप ग्रोथिंग हो पाएगी, शरीर का आपका ग्रोथिंग नहीं हो पाएगा। तो प्री एक्साइटिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल, इन्होंने यह बात बोली कि यदि सेल जब डिवाइड करता है, एक सेल मर जाता है, तो उसी के स्थान पे दूसरा सेल क्या आ जाता है, आकर के फॉर्म होकर के बैठ जाता है। कोई अलग से नया सेल नहीं आते हैं। समझ में आई बात? यह बात बेचारे ने रडफ वर्चोसा है बताया। और इसके बाद जो है ना, सेल डिवीजन कई तरह से होता है। जनरली किताब में देता है अमाइटोसिस और मियोसिस देता है, ठीक है, और नहीं तो मियोसिस देगा और मिटियोसिस देगा, उसके अलावा और नहीं देता है। तो ध्यान से सुनो, यह तीन तरह के होता है, अमाइटोसिस होता है, मिटियोसिस होता है और मियोसिस होता है। कोई दिक्कत है? समसूत्री विभाजन, अल्पसूत्री विभाजन, और एक होता है कोशिका विभाजन। तो चलिए सेल डिवीजन मतलब कि कोशिका विभाजन थ्योरी को देखते हैं, मिटा दे यह वाला। चलिए, कंटेंट को आप संभाल लीजिएगा, साथ में समझते चलिए और लिखते चलिए। चलिए, सेल डिवीजन जो है ना वह कई तरह से होता है। जैसे कि पहला होता है आपका, तीन तरह से हमने पहले लिख दिया। अब सुनो क्या क्या होता है। तो पहला होता है अमाइटोसिस। अमाइटोसिस, अमाइटोसिस कहने का मतलब होता है असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन, हिंदी वाले बच्चे नाराज ना हो, हिंदी और इंग्लिश मैक्सिमम का हम हिंदी भी लिख दे रहे हैं और इंग्लिश भी लिख दे रहे हैं। लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। समझने के लिए साइंस को लैंग्वेज क्या होता है, वह प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है। कोई दिक्कत? आपको समझ में आनी चाहिए, चाहे जौन लैंग्वेज हो, इंग्लिश हो या हिंदी हो। कोई तो बैठा है कि इंग्लिश हार्ड होता है। अमाइटोसिस होता है, उसके बाद में मिटियोसिस, और उसके बाद में अगला आता है मियोसिस, MUISIS। मियोसिस स्पेलिंग को नहीं देखना है, मिटियोसिस। और यह हो गया आपका मियोसिस। असूत्री विभाजन, इसको समसूत्री विभाजन बोला जाता है, समसूत्री विभाजन। और उसके बाद में इसको बोला जाता है अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। अब सुनो, मिटियोसिस, अमाइटोसिस, मिटियोसिस और मियोसिस में क्या होता है। तो अमाइटोसिस को पहले समझते हैं। अमाइटोसिस में क्या होता है, तो अमाइटोसिस में होता है कि एक सिंगल सेल जो है ना वह डिवाइड कर देता है दो सेल में। जैसे कि आपका सिंगल सेल है, इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। अब बता रहे हैं सेल के अंदर जा रहे हैं, पहले सेल डिवीजन समझ लो। यह सेल हो गया और सेल के अंदर यह क्या है, न्यूक्लियस है। अब यह धीरे धीरे क्या होगा, यह देखो यह सेल है और यहाँ पर न्यूक्लियस बड़ा होते गया। फिर तीसरा स्टेज में देखो, पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज में कुछ इस तरह से बनने लगेगा। कहाँ पे बना, यहाँ पे बना है, देखो इस तरह से बनने लगता है। हाँ, इस तरह से क्या होता है, यह बनने लगता है। दिखाई दे रहा है कि यह बीच से क्या होगा, यह डिवाइड करेगा। इसको हम लोग डाउटर सेल बोलते हैं, डाउटर सेल बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मदर सेल बोलते हैं। तो देखो यह क्या होगा, अगला स्टेज में क्या हो जाएंगे, यह दो सेल में बंट जाएगा, एक हो गया और दो हो गया। कोई दिक्कत? तो अमाइटोसिस में क्या होता है, तो अमाइटोसिस में होता है ना कि एक सिंगल सेल, एक कोशिकीय सेल, एक कोशिकीय सेल क्या करता है, वह कई सालों में विभाजित हो जाता है, उसी को बोला जाता है अमाइटोसिस, ठीक है। अ सिंगल सेल डिवाइडेड इनटू टू सेल, कोई दिक्कत, उसी को बोला जाता है अमाइटोसिस। अच्छा, उसके बाद में आता है मिटियोसिस। और मिटियोसिस में भी कई सारे कंडीशन होते हैं, तो एक ऊपर वाला मिटा दे और नीचे वाला मिटा दे, यहां समझाएं। चलिए छापते रहिए आप। अमाइटोसिस समझ में आया? अमाइटोसिस का मतलब होता है कि सिंगल सेल जो है ना वह डिवाइड होकर के डबल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए उसके बाद में मिटियोसिस को देखिए। मिटियोसिस को सवाल जहां से आए, सेल से पूछता है, उठाएगा सवाल, एकदम कंफर्म उठाएगा। जो एनटीपीसी का तैयारी कर रहा है ना उसको लिए बड़ा मास्टर है।
रेलवे ड्राइवर टेक्नीशियन के लिए, जो रेलवे का ड्राइवर के लिए अप्लाई किया हुआ है उसके लिए यह ब्रह्मास्त्र है। यह सब मिटोसिस, इसको भी मिटा दे, बाद में लिख देंगे अलसूत्री विभाजन को। चलो देखिए मिटोसिस। अब मिटोसिस में क्या होता है, इसका भी कई सारे कंडीशन होते हैं। इंटरफेज होता है इंटरफेज, उसके बाद में टेलो होता है, एनाफेज होता है। तो चलिए सबको लिखते हैं। पहला हो गया इंटरफेज। इंटरफेज इंटरफेज क्या होता है, तो इंटरफेज कहने का मतलब होता है, एक मिनट देखते हैं आपका सही आ रहा है कि नहीं। यह देखिए ठीक ठाक है। इंटरफेज, उसके बाद प्रोफेज, इंटरफेज प्रोफेज, उसके बाद में मेला टेलो ऐसा ऐसा नाम है ना। इंटरफेज प्रोफेज, उसके बाद में एनाफेज टेलोफेज, इंटरफेज प्रोफेज, उसके बाद में एना टेलो। तो इंटरफेज में क्या होता है, सुनो इंटरफेज में जो है ना यह सबसे बड़ा होता है। आगे लिखते हैं, अपने आप लिखा जाएगा वहां। यह सबसे बड़ा होता है, चिंता नहीं करना है, सबसे बड़ा होता है। और क्रोमोजोम जो है ना, क्रोमोजोम इसी में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। तो यदि सवाल डीप में पूछ देगा ना सेल डिवीजन से कि सेल डिवीजन के दरमियान जो है ना वह क्रोमोजोम किसके तहत यह विभाजन होता है, तो यह जो है ना इंटरफेज के तहत डिवाइड करता है। तो क्रोमोजोम लिख दो, क्रोमोजोम जो है, क्रोमोजोम इसमें ही क्या होता है, वह डिवाइड होती है। कोई दिक्कत, यह डिवाइड होती है। उसके बाद में प्रोफेज, प्रोफेज में क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है। एना टेलो, एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, मेटा, एनो, और उसके बाद में टेलो, टेलोफेज। ध्यान से समझते जाइए, मेटाफेज, मेटाफेज, एनोफेज और टेलोफेज। हम देखिए कंफ्यूजन में नहीं, अपने आप लिखा जाएगा वहां जाएंगे तो, क्योंकि ब्रेन को इन्फॉर्मेशन करते हैं कि तुम सोचो और मैं यहाँ पे लिखूंगा। कोई दिक्कत, क्योंकि यह जो है ना पढ़ते पढ़ते और पढ़ाते पढ़ाते यहाँ पर छप जाती है। तो अपने बाद हम चिंता ही नहीं करते कि आगे क्या लिखाएगा नहीं लिखाएगा, अपने आप आएगा ब्रेन में। कोई दिक्कत। तो इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, और उसके बाद में टेलो होता है, एनाफेज होता है और टेलोफेज होता है। अब मेटाफेज में क्या होते हैं, तो सुनो मेटाफेज में जो है ना यह स्टडी के लिए सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, यहां पर दिखाई तुमको देगा ना कि सेल क्या कर रहा है, यह डिवाइड कर रहा है। कोई दिक्कत, यह क्या होगा, सेल जो है ना यह डिवाइड करते हुए दिखेंगे। कोई दिक्कत, तो यहां पर लिख दें कि स्टडी के लिए यह बेस्ट होता है, स्टडी के लिए बेस्ट। कोई दिक्कत, स्टडी के लिए क्या होता है, बेस्ट होता है। क्यों बेस्ट होता है, कि जब सेल डिवीजन करती है ना तो यहां पर दिखता है। और कैसे दिखता है, तो फ्लिंडर के द्वारा जो है ना यह दिखता है। फ्लिंडर मतलब धागानुमी संरचना होती है, जो लगता है ना कि यह बीच से क्या कर दिया गया है, बांध दिया गया, इसीलिए यह दिखता है। तो लिख देता हूं यहां पर। एनाफेज में क्या होता है, इस तरह से अभी दिखाए है ना कैसे डिवाइड करता है सेल, इस तरह से देखो यहां पर क्या है, डिवाइड होते हुए दिख रहा है। तो स्प्लिंडर, स्प्लिंडर, स्प्लिंडर मतलब क्या होता है, धागानुमी संरचना होते हैं। तो स्प्लिंडर नामक धागा से क्या होता है, धागानुमी संरचना स्प्लिंडर बोला ही जाता है। तो यह क्या होते हैं, दिखते हैं। और टेलोफेज में क्या होता है, यह संपूर्ण विभाजन हो जाता है, कंप्लीट क्या करता है, डिवाइड कर जाता है। तो कंप्लीट क्या हो जाएंगे, यहां पे यह डिवाइड हो जाएंगे। कोई दिक्कत, तो यह था मिटोसिस समसूत्री विभाजन। कोई दिक्कत, समसूत्री विभाजन अर्थात आधा आधा क्या करेगा, समसूत्री मतलब आधा नहीं होगा, बराबर बराबर क्या होंगे, यह डिवाइड करेंगे। कोई दिक्कत, इसको मिटा दें। चलिए इंटरफेज में सबसे बड़ा होता है, क्रोमोजोम में डिवाइड इसी में करता है। उसके बाद में प्रोफेज न्यूक्लियस डिवाइड करता है। मेटाफेज स्टडी के लिए सबसे बेस्ट होता है क्योंकि डिवाइड करते हुए दिखते हैं। एनाफेज में देखिए यह डिवाइड कर रहा है, और टेलोफेज में यह कंप्लीट डिवाइड कर गया। कोई दिक्कत, यह एनाफेज क्या होता है, सबसे स्मॉल होता है, यह सबसे स्मॉल होता है और यह सबसे बड़ा होता है। उसके बाद में मियोसिस को देखते हैं। चलिए मियोसिस को दिखा दें। अब मियोसिस में क्या होता है, तो मियोसिस में समझिए कि मियोसिस में क्या होता है। मियोसिस, मियोसिस मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। अब मियोसिस में देखो अर्ध का मतलब होता है आधा आधा,
इसमें सेल जो है ना वह आधा आधा करके क्या करते हैं, आधा आधा करके डिवाइड होते हैं, आधा आधा करके क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। जैसे सुनो, तुमको भी पता है कि यहाँ पे मेल एक है और दूसरा फीमेल है, इतना तो पढ़बे किया है। मेल के अंदर 46 क्रोमोजोम होता है और फीमेल के अंदर भी 46 क्रोमोजोम होता है। इसमें ऑटोसोम होता है और ऑलोसोम होता है। यह जब सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ाएंगे ना रिप्रोडक्शन में, तो वहां पे बताएंगे सेक्स डिटर्मिनेशन में कि कैसे एक्स और वाई मिलता है तो लड़का बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ 46 क्रोमोजोम में 23 बाबूजी से आ जाएंगे और 23 जो है इसके महतारी से आ जाएगा। तो यहाँ पर 23 हो गया और यहाँ से भी क्या आ गए, 23 आ गए। तो 23 और 23 मिलकर के 46 हो गया। कोई दिक्कत? तो भगवान यहाँ पर बहुत दिमाग लगाए हैं, नहीं तो 46 और 46 आकर के 92 हो जाता और एक आध को पेयरिंग गड़बड़ा जाएगा क्रोमोजोम का तो सिंड्रोम का शिकार हो जाएगा। सिंड्रोम क्या होता है? सिंड्रोम बीमारी होती है, अर्थात पता ही नहीं चलता है। जैसे कि कोई भी महिला यदि गर्भवती है ना, तो डॉक्टर के पास जाएगी तो डॉक्टर साहब अल्ट्रासाउंड की मदद से उसको क्या करेंगे, चेक करेंगे गर्भाशय के अंदर कि बच्चा सही सलामत है कि नहीं। तो नॉर्मल रिपोर्ट दिखाएगा और उसके बाद में जब बच्चा गर्भ से बाहर आएगा, माँ के गर्भ से बाहर आएगा, तो देखोगे कि बच्चा का एक उंगली ही गायब है। किसी बच्चा का देखोगे तो आंख बाहर निकल गया है, तो ठोड़ किसी का लटका हुआ है। तो यह सब क्या है? तो कोई कह देगा ना कि ग्रामीण क्षेत्र में यदि रहते हो, जो भाई ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, मैं शिकायत ना कर रहा हूँ, मैं भी वहीं से बिलोंग कर रहा हूँ और अभी वहीं से क्लास करा रहा हूँ। तो सुनिए, वह कहेगा कि ग्रहण लग गया। ग्रहण क्या होता है? ग्रहण कुछ नहीं होता है, ज्योग्राफी में बताएंगे। ग्रहण का मतलब होता है, एक्लिप्स का मतलब क्या होता है? एक्लिप्स का मतलब होता है ना कि आकाशों का अंधकारमय हो जाना ग्रहण कहलाता है। तो बताओ कि ग्रहण से क्या लेना देना है बच्चा को? यह सब सिंड्रोम बीमारी होते हैं, कोई दिक्कत? और यह सिंड्रोम बीमारी का जब बच्चा शिकार हो जाएगा ना, तो यह सब लक्षण दिखने को मिलेगा। और यह सिंड्रोम होता कैसे है? तो यह क्रोमोजोम की पेयरिंग गड़बड़ा जाने से सिंड्रोम का शिकार हो जाता है। और यह हम दिखाएंगे कहाँ पर? तो यह दिखाएंगे जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे ना और सेक्स डिटर्मिनेशन बताएंगे। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में बताएंगे कि 13वें क्रोमोजोम गड़बड़ा जाएगा तो कौन सा सिंड्रोम हो जाएगा? पटाऊ सिंड्रोम हो जाएगा। तेरे को पटाऊ, पटाने की बात नहीं कर रहा हूं, तेरे को पटाऊ मतलब कि तेरे को पटाऊ। 13वां क्रोमोजोम में यदि गड़बड़ी आ जाएगा तो पटाऊ सिंड्रोम का शिकार हो जाएगा बच्चा, कोई दिक्कत? उसके बाद में 21वां सिंड्रोम, 21वां क्रोमोजोम में गड़बड़ आ जाएगा तो डाउन सिंड्रोम का शिकार हो जाएगा। क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, टर्नल सिंड्रोम होता है। कभी कभी देखोगे ना कि कोई महिला जो है ना वह मां नहीं बन पाती है, अर्थात ऐसा क्यों? कोई पिता जो है ना, कोई व्यक्ति जो है, मेल जो है, वह बाप नहीं बन पाता है, ऐसा क्यों? तो यह सब रिप्रोडक्शन में कराएंगे। ठीक है, कि कोई मेल जो है ना वह पिता क्यों नहीं बनता है, फीमेल जो है वह माँ क्यों नहीं बन पाती, आखिरकार गड़बड़िया क्या आ जाता है कि वह एक जो है ना वह रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता है स्पर्म से। ठीक है, ध्यान से समझिए बात को, वह सब सिंड्रोम बीमारी में आते हैं। तो यह मियोसिस होता है, अल्पसूत्री विभाजन। अल्पसूत्री विभाजन कहने का मतलब होता है कि इसमें सेल क्या करता है, आधा आधा डिवाइड करते हैं। कोई दिक्कत? तो मिटा दें। अब नेक्स्ट टॉपिक को दिखाए, सेल के अंदर की बात को। चलिए, यहां तक समझ में आई? चलिए हेडिंग लगा लीजिएगा सेल के अंदर की पार्ट को। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सेल इन इनर पार्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ सेल इन इनर पार्ट, अंदर के पार्ट को अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं। ये तो बाहर की बात थी, अब देखता हूं अंदर में। सुनो, तो अंदर में कैसे यह काम करेगा? तो सबसे पहले यह फिगर को समझिएगा, जो यह फिगर समझ जाएगा उसकी काम हो जाएगी। तो सुनो, सेल, यहां पे मैं सेल बना लेता हूं। ठीक है, कुछ इस तरह से सेल होता है। प्लांट में हेक्सागोनल होता है और एनिमल में राउंड शेप होता है। अभी बता रहे हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर होते हैं। तो सुनो, यह आपका क्या हो गया, यह सेल हो गया। लिख दे यहाँ पे, यह क्या है? सेल है। सेल बोले तो कोशिका, और कोशिका के सेंटर में क्या होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं। इसको बोला जाता है न्यूक्लियस, केंद्रक। केंद्रक। केमिस्ट्री वाले बच्चे ऐसा नहीं कि यह बीच में न्यूक्लियस होता है। रदरफोर्ड का अल्फा मॉडल पढ़ करके आया है कि अल्फा स्कैटरिंग यहाँ से गोल्ड फॉयल रखे थे, बेचारे जो है ना पास कराए थे अल्फा स्कैटरिंग लाइट को, तो लगभग जो है ना 12,000 में से एक लाइट अपने पाथ पे वापस आ गया था। तो कहे थे कि इसमें हैवी पार्टिकल है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, केमिस्ट्री में बताएंगे। रदरफोर्ड अल्फा एटॉमिक मॉडल,
कोई दिक्कत? ध्यान से समझिए बात को। तो यह न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या होता है? केंद्रक होता है। तो न्यूक्लियस कहाँ पे होते हैं? सेल में बीच में होते हैं, केंद्र में होते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया केंद्रक। यह करता क्या है सब लिखेंगे, पहले समझो। केंद्रक क्या करता है? तो केंद्रक जो है ना, यह सेल डिवीजन में मदद करता है, अर्थात किस सेल का डिवीजन होगा और किस सेल का डिवीजन नहीं होगा यह सब डिपेंड करता है न्यूक्लियस के ऊपर। इसीलिए इसको हम लोग ब्रेन कंट्रोलिंग ऑफ सेल बोलते हैं, क्योंकि सेल को कंट्रोल करके रखा हुआ है ना कि तुम डिवाइड करोगे कि नहीं करोगे। अर्थात मैं पढ़ा रहा हूं तो यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इस टॉपिक को पढ़ाएं कैसे। कोई दिक्कत? अर्थात यहां पर भी वही सवाल उठ रही है कि न्यूक्लियस के ऊपर यह डिपेंड करता है सेल कि आखिरकार न्यूक्लियस कैसे डिवाइड करेगा सेल को, किसको कहेगा कि तुम जो है यह डिवाइड करो, डिसाइड कर देता है कि यह सेल डिवाइड करेगा और यह सेल डिवाइड नहीं करेगा। इसीलिए इसको ब्रेन कंट्रोलिंग ऑफ सेल कहा जाता है। कोई दिक्कत? और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, झिल्ली होता है जो न्यूक्लियस को क्या करता है? बाहरी आघातों से बचाता है, रक्षा करता है न्यूक्लियस को। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। मेम्ब्रेन, झिल्ली, ध्यान से समझते चलो। जो यह फिगर समझ गया उसका काम हो गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। लिखिएगा तो लिख लीजिए हिंदी में, केंद्रक झिल्ली इसको बोलते हैं। केंद्रक झिल्ली उसको बोला जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। उसके बाद में इसमें क्या होते हैं? लिक्विड पार्ट होता है। लिक्विड पार्ट को क्या बोला जाता है? लिक्विड का मतलब होता है ना तरल। ठीक है, तरल ही ना बोलते हैं लिक्विड। इसमें क्या होता है? तरल पदार्थ होता है। इस तरल पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लूइड सब्सटेंस को न्यूक्लियर प्लाज्म के तरह जाना जाता है, न्यूक्लियो प्लाज्म। तो लिख दो, यह सब जो तरल है ना, फ्लूइड है, इस फ्लूइड को क्या कहा जाता है? तो इस फ्लूइड को बोला जाता है न्यूक्लियर प्लाज्म। न्यूक्लियो प्लाज्म होता है, न्यूक्लियो प्लाज्म होता है। कोई दिक्कत? और सेल के अंदर देख लो, सेल के अंदर भी क्या होगा? लिक्विड पार्ट होगा। इस सेल के अंदर के लिक्विड पार्ट को क्या बोला जाता है? तो सेल के अंदर के लिक्विड पार्ट को बोला जाता है साइटोप्लाज्म। और सेल किसका बना होता है? प्रोटोप्लाज्म का बना होता है। प्रुकिंजे नामक साइंटिस्ट जो है ना, इसका क्या किए थे? डिस्कवर किए थे। अब सवाल कोई पूछेगा कि न्यूक्लियस का खोज करता बताइए, रॉबर्ट ब्राउन किए थे 1831 में। ध्यान से समझो, सबको लिखेंगे, पहले समझिए। तो सेल के अंदर जो है वह लिक्विड पार्ट होता है, इसको क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्म बोला जाता है। साइटो मतलब होता है सेल और प्लाज्म मतलब होता है इसके अंदर की द्रव पदार्थ जो होती है ना, द्रव बोले तो लिक्विड। कोई दिक्कत? इसी को बोला जाता है साइटोप्लाज्म, क्योंकि बायोलॉजिकल नेम सेल का तो साइटो होता है, अभी जस्ट बताए हैं, ध्यान से समझिए। तो साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का मतलब होता है कोशिका द्रव्य। जिसको लिखना है वह लिखेगा हिंदी में, कोशिका द्रव्य। कोई दिक्कत? कोशिका द्रव्य इसको बोला जाता है। अब सुनो, अब यह तो न्यूक्लियस वगैरह की बात हो गई। अब आते हैं हम लोग इसके अंदर में और पार्ट को देखते हैं। यहाँ पे देख लो, इस तरह से जो है ना, यह क्या होता है आपका? माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। यह माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, यह आपका भोजन बनाने का काम करता है सेल के अंदर। तो सेल के अंदर भोजन बनाने का काम किसका होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। इसीलिए इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। और इसका भी दो झिल्ली होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का भी दो झिल्ली होता है। कोई दिक्कत? एक होता है इनर और दूसरा होता है आउटर। इनर झिल्ली पर क्या होते हैं? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्रिस्टल बोला जाता है। ध्यान से समझते चलिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि यह सेल के लिए क्या करता है? भोजन बनाने का काम करता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की हिंदी लिखिएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है। ठीक है, इसको माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया ही कहा जाता है। किसने किया था इसका खोज जो है ना, वह इसका खोज जो है वह अल्टमन करके साइंटिस्ट थे। ठीक है, अल्टमन करके साइंटिस्ट इन्होंने खोज किया और इसका नाम जो है ना बायोप्लास्ट रखा। लेकिन बाद में साइंटिस्ट आए 1894 में और उसके बाद में बायोप्लास्ट से नाम बदल करके इसका माइटोकॉन्ड्रिया कर दिए। तो नामकरण किसने किया? तो अल्टमन ने किया था। अल्टमन ने इसका क्या किया था? खोज किया था। जबकि नामकरण जो है ना वह कार्ल बेंड्रा करके साइंटिस्ट है, बेंडा। ठीक है, कार्ल बेंडा जो है ना इसका क्या कर दिया? माइटोकॉन्ड्रिया नाम दे दिया। कोई दिक्कत? तो नामकरण किसने किया? तो बेंडा ने किया। खोज किसने किया? तो अल्टमन ने किया। अभी लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में लिखेंगे, ध्यान से सुनते चलो बात को। यह माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। उसके बाद में यहां पर देखो बगल में क्या मिलेगा?
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो EPR लिख दो, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखो, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, यह कोशिका का एक तरह का क्या होता है, कंकाल होता है, स्केलेटन होता है, और यह भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, यह भी दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स होता है इसका। कौन कौन होता है, सो सुनो। एक होता है आपका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER होता है, और दूसरा होता है आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहाँ होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह स्मूथ क्यों बन गया, क्योंकि इसके सरफेस पर, सरफेस बोले तो सतह पर क्या होते हैं, फैट्स होते हैं, चर्बी होता है, इसीलिए इसको बोला गया स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसके सरफेस जो है ना वह रफ होता है, अर्थात इसके सरफेस पर राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम पाया जाता है, कोई दिक्कत, इसीलिए इसकी सरफेस क्या होती है, रफ होती है। राइबोसोम का पता किसने लगाया था, तो राइबोसोम का पता जो है ना वह जी पाइलेंट करके साइंटिस्ट था, जिन्होंने पता लगाया था। और राइबोसोम का काम क्या होता है, यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है, इसीलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। तो सवाल आता है कि सेल के अंदर, कोशिका के अंदर प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो कोशिका के अंदर प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। एक फिगर से सभी बात को समझ सकते हैं, पूरे सेल को समझ सकते हैं इस फिगर से, ध्यान से समझिए बात को। तो राइबोसोम, अब राइबोसोम जो है ना रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होता है, और यह राइबोसोम भी दो तरह के होता है, एक होता है 70S और एक होता है 80S। इतना डीप में पूछेगा तो विकेट गिर जाएगी, ठीक है। राइबोसोम भी दो तरह के होता है, एक 70S होता है और एक 80S होता है। जो भाई पढ़ा है उसको तो मजा आ रही होगी। राइबोसोम 70S और इसको बोलेंगे दूसरा 80S, ठीक है। अच्छा, तो भोजन क्या करता है सेल में, कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है, ठीक है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। इसके अंदर एक बार पूछा था ना कि लिक्विड पार्ट को क्या बोला जाता है, मैट्रिक्स बोला जाता है लिक्विड पार्ट के इसके अंदर को, कोई दिक्कत। अच्छा, उसके बाद देखो राइबोसोम समझ में आ गई, यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है, इसलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। उसके बाद अब सुनो, अब यहां पर क्या होता है, तो यहां पे आप देखिएगा ना, तो लाइसोसोम होता है, ठीक है, लाइसोसोम। यह लाइसोसोम करता क्या है ना, लाइसोसोम को लाइसोसोम ही बोलते हैं, लाइसोसोम को लाइसोसोम ही बोला जाता है, कोई दिक्कत। लाइसोसोम, यह लाइसोसोम करता क्या है ना, यह आपका जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको क्या कर देता है, बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है, बाहर निकालने का काम करता है लाइसोसोम। एक बैग बना देता है, थैली बना देता है, और उस थैली में क्या करता है, जितने सारे वेस्ट मटेरियल है उसको क्या करेगा, इकट्ठा करेगा, और इकट्ठा करने के बाद हाइड्रोलाइटिक एंजाइम द्वारा जो है ना, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बॉडी छोड़ देगा, और जब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छोड़ देगा ना तो आराम से यह क्या करेंगे, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देंगे। कभी कभी होता क्या है ना कि सेल मर जाता है, और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जब बॉडी सेक्रेट कर देती है ना, तो सेल एगो मरा हुआ है और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम अधिक मात्रा में क्या हो जाएंगे, सेक्रेट हो जाएंगे, जिसके कारण यह सब पूरा का पूरा क्या करेगा, मर जाएगा। इसीलिए हम लोग लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली बोलते हैं। एटम बम ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। और कभी कभी होता क्या है ना कि यह जो सेल है, जब लाइसोसोम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को सेक्रेट करता है तो वेस्ट मटेरियल को नहीं निकाल पाता है, ठीक है। वेस्ट मटेरियल यदि नहीं है और फिर भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बन गया तो कहां से निकलेगा, इसीलिए होता क्या है ना कि अपने आप को ही मार लेता है। इसीलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं, आत्महत्या की थैली। जो क्योंकि अपने से क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कही जाती है, कोई दिक्कत लाइसोसोम को। अब देखिए फिर उसके बाद में यहां आता है तारकाय, ठीक है, तरकारी नहीं बोल रहे, तारकाय होता है, तारकाय, ठीक है। तारकाय क्या करता है, यह जो है ना वेस्ट मटेरियल को निकालने में मदद करता है, यह निकालता है और यह निकालने में मदद करता है। आप पढ़ते हैं और हम पढ़ाने में मदद करते हैं, हम सिखाने में मदद करते हैं, पढ़ाने में नहीं, कोई दिक्कत, टरकाए। अच्छा, उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या होते हैं, गोल्जी एपार्टस होता है, कोई दिक्कत, गोल्जी एपार्टस। कोई कहेगा कि यहाँ होगा, वहाँ जहाँ बनाना है बनाइए, क्योंकि सेल तो पहला बार दिखेगा ही नहीं, यह माइक्रोस्कोप से देखा गया है,
यह सब अंदर। सुनो, तो यहाँ पर क्या होगा, गोल्जी अपार्टस, इसी को गोल्जी बॉडी बोला जाता है, गोल्जी अपार्टस। ठीक है, कैमिनो गोल्जी करके साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, इसका खोज किया था। तो गोल्जी अपार्टस यह क्या करता है, वेस्ट मटेरियल को जाने देता है कि बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दो। यह बाहर निकाल देता है और यह मदद करता है बाहर निकालने में, कोई दिक्कत। और उसके बाद में जो है ना प्लांट सेल वगैरह आ जाते हैं, और प्लांट सेल में देखा जाता है कि वैक्यूल्स क्या होते हैं, वैक्यूल्स जो है ना वह ऑक्सीजन को बाहर निकालने में और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेने में मदद करता था, तथा साथ साथ जो है ना वह पेड़ पौधा के स्फूर्ति प्रदान करने में भी मदद करता है वैक्यूल्स। और इसमें भी होते हैं प्लास्टिड आ जाता है, और प्लास्टिड में भी होता है अवर्णी लवक, वर्णी लवक, और उसके बाद में हरित लवक, कोई दिक्कत, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट होता है। तो आइए इस सबको दिखाते चलते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब इसके अंदर की बात को बोलते हैं। हाँ, एक बात यहाँ छूट गया, सुनो, कि यह जब सेल इतना बड़ी, इतना सारे वेस्ट मटेरियल चाहे जो भी हो, यह सब ले करके रखेगा तो यह झेल पाएगा इसका एक मेम्ब्रेन? नहीं झेल पाएगा। इसीलिए भगवान ने यहाँ पर ले करके क्या कर दिया है, एक और मेम्ब्रेन को डाल दिया। जैसे कि समझो कि होता क्या है, बाजार से सामान लेने जाओगे तो एक थैला में क्या होता है, एक थैला में आपको दे देगा बहुत सारे सामान, और बहुत सारे सामान दे देगा तो थैला को फटने की डर रहती है। इसीलिए कहिएगा ना आप कि एक थैला और दे दो, और उसमें लेकर के पूरे के पूरे को डाल दोगे, इसलिए कि थैला मजबूत हो जाए। तो भगवान ने भी यहाँ पर यही किया है। यह जो है ना सेल मेम्ब्रेन जो है इसका, अर्थात सेल की यह जो दीवार है यह टूटे नहीं, इसलिए लेकर के डबल लेयरिंग कर दिया है। तो इस डबल लेयरिंग को क्या बोला जाता है, सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, सेल को बाहरी आघातों से बचाता है, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है। तो सेल मेम्ब्रेन यह है, सेल मेम्ब्रेन, कोई दिक्कत, तो यह सेल मेम्ब्रेन है। सेल की बाहर की झिल्ली को हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में इसके अंदर की बात जो भी आप बोले हैं उसको लिख दे, उसके बाद में सेल खत्म हो जाएगा। मिटा दे, चलिए, समझ में आ रही है। सेल भी बहुत बड़ा टॉपिक है, कंटेंट को आप संभाल लीजिएगा। इसी को पढ़ाने में कोई कोई 8-10 क्लास ले लेता है, कोई फायदा नहीं है। एक क्लास देखिए काफी है। मैंने 90 दिन बोला है, आप 90 दिन हमारे साथ बना रहिए, जीके जीएस का डर खत्म हो जाएगा। उसके बाद में फिर तो मैथ रीजनिंग अपना सब्जेक्ट है। मैथ रीजनिंग सिखाना कौन बड़ा बात है, ठीक है, ये सब तो अपना सब्जेक्ट है। चलिए, उसके बाद देखो, अब आते हैं इसके अंदर के बात में। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन को लिखते हैं। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। अब यह सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कोशिका झिल्ली। यह कोशिका झिल्ली करता क्या है ना, यह बाहरी आघातों से कोशिका को बचाता है, यह प्रोटेक्ट करता है बाहरी आघातों से। तो इसका काम क्या होता है, बाहरी आघातों से बचाना, आघातों से बचाना, कोई दिक्कत, बाहरी आघातों से बचाना होता है सेल मेम्ब्रेन का काम। समझ में आ रही है। यह क्या करता है, जो भी सब्सटेंस वगैरह जो है ना सेल के अंदर आते हैं और जाते हैं, इसका यह क्रियान्वयन जो है यही करता है, अर्थात जाएगा कि नहीं जाएगा यही डिसाइड करेगा, कोई दिक्कत। अब सेल मेम्ब्रेन के बाद इसके अंदर में चलो न्यूक्लियस, जो पार्ट बताए हैं ना उसी के बारे में अब लिखेंगे। न्यूक्लियस, इसका खोज किसने किया था, पूछता है कभी कभी कि खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन करके साइंटिस्ट है। देखो एन लास्ट में है, न्यूक्लियस का एन से शुरुआत, एन लास्ट में है। तो ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन जो है ना 1831 में खोज किया था न्यूक्लियस का, कोई दिक्कत। उसके बाद में न्यूक्लियस क्या होता है, ब्रेन कंट्रोलिंग ऑफ सेल होता है, ब्रेन कंट्रोलिंग ऑफ सेल, या इसी को हेड क्वार्टर ऑफ सेल बोला जाता है, हेड क्वार्टर ऑफ सेल बोला जाता है, कोई दिक्कत। हेड क्वार्टर ऑफ सेल बोलो या ब्रेन कंट्रोलिंग ऑफ सेल बोलो, क्योंकि यह डिसाइड करता है कि किस सेल का डिवीजन होगा और किस सेल का डिवीजन नहीं होगा। इसके चारों तरफ जो झिल्ली होता है ना, नोट में बात लिख लो, इसके बाहरी झिल्ली को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला जाता है, और लिक्विड पार्ट इसमें जो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, लिख दें। इसके बाहरी झिल्ली को, न्यूक्लियस के बाहरी झिल्ली को क्या कहा जाता है, आउटर मेम्ब्रेन को कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कोई दिक्कत। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन,
मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और उसके बाद में इसमें लिक्विड पार्ट होता है। फ्लूइड को क्या बोला जाता है? लिक्विड बोलो या फ्लूइड बोलो। फ्लूइड को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म, कोई दिक्कत? न्यूक्लियोप्लाज्म समझ में आ रही है। उसके बाद में अब सुनो, सेल किसका बना होता है? तो सेल जो है ना, वह सेल बना होता है प्रोटोप्लाज्म का। सेल बना होता है, किसका बना होता है? तो प्रोटोप्लाज्म का बना होता है। सेल किसका है? प्रोटोप्लाज्म का बना होता है। और यह प्रोटोप्लाज्म जो है ना, वह दो तरह से होते हैं। प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने किया था? लिख लो बगल में खोज। इसका खोज जो है ना, वह पुरकिंजे किए थे। पुरकिंजे करके साइंटिस्ट है, जिन्होंने क्या किया था? प्रोटोप्लाज्म की खोज की थी। और प्रोटोप्लाज्म दो तरह के होता है, एक साइटोप्लाज्म होता है और एक न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। तो साइटोप्लाज्म लिखो, साइटोप्लाज्म, और दूसरा लिख लो न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म हो गया और दूसरा हो गया आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब क्या होता है? सेल के अंदर लिक्विड पार्ट, सेल के अंदर का लिक्विड पार्ट, लिक्विड। और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? तो यहाँ पर देखो लिखे हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर का जो लिक्विड पार्ट होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। तो एक स्क्रीनशॉट लीजिए और आज तक के लिए, मतलब आज के लिए यहीं तक क्या करते हैं? अंत करते हैं। आपको बोरिंग नहीं होने देंगे क्लास में, ऐसा हम आपको फील करा देंगे। ठीक है, कि कभी भी पढ़िएगा तो बोरिंग नहीं होने देंगे। उसके बाद में कल वाला क्लास में सेल खत्म हो जाएगा। दो वीडियो में तो खत्म हो जाना चाहिए। कल वाला में प्रयास रहेगी कि सेल के साथ साथ टिश्यू को भी क्या करें? खींच दें। कोई दिक्कत, क्योंकि टिश्यू जो है ना, वह छोटा टॉपिक है, 15-20 मिनट का टॉपिक है। तो कल के प्रयास करते हैं, थोड़ा सा फास्ट पढ़ाएंगे। और जो अब तो लिखेला है कहानी तो सब आपको बता ही दिए। जो बात बोले थे, अभी फिगर बनाए थे डायग्राम में, ठीक है, वह भी जो देख लेगा भाई उसका काम हो जाएगी। उतना ही देख करके फिगर चल जाओ, एग्जाम में उससे बाहर सवाल आएगा ही नहीं। और उसके बाद में टिश्यू कल वाला में ऊतक प्लस जो बचा हुआ सेल है उसको क्या करेंगे? खत्म कर देंगे। चाहे 1 घंटा 10 मिनट का वीडियो बने, चाहे 1 घंटा का बने, कोई दिक्कत? तो चलिए, मुस्कुराते रहिएगा और जिंदगी से मायूस मत होइए। कभी भी नाम बन सकता है, क्योंकि दिल में है आग और हौसला है बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बन सकता है। तो कभी भी मायूस नहीं होना है। ठीक है, सुबह में क्लास ले रहे थे तो यहाँ पर डीजे बजा दिया था। ठीक है, पढ़ाते हैं तो पड़ोसी डीजे बजाता है, सिलेक्शन के बाद पड़ोसी का डीजे बजा दिया जाएगा। ठीक है, जिस दिन सिलेक्शन होगी ना, उसी दिन नागिन डांस होगा और लड्डू बटेगी पूरा मोहल्ला। कोई दिक्कत? तो एकदम मेहनत करना है माझी की तरह। यदि मंजिल पहाड़ है तो हम भी माझी है, और उस पहाड़ को तोड़े बिना छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, इस तरह से क्या होना चाहिए? संकल्प लेना चाहिए कि जब तक कि तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो आइए, एक हौसला रखना चाहिए, क्योंकि क्लास के टॉपर बच्चा क्या करते? इतिहास नहीं रचते। इतिहास वह रचता है जो सनकी मिजाज का होता है, क्योंकि जब भेजा सटक जाता है ना, तो कोई भी मंजिल जो है वह दूर नहीं होती है। ठीक है, चाहे आपका कोई लेवल का एग्जाम हो, एक बार जिसने ठान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल के आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। ठीक है, इसी तरह से एकदम जिद्दी बनो अपने मंजिल के पीछे, हाथ गोर धो करके पड़ जाना है। कोई दिक्कत? चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।